Students, welcome to Bio Library. I am Manisha and we are actually talking about your protein sequencing. In protein sequencing, yesterday I told you about everything almost, like from Sanger to admin to like why do we use protease analysis. तो आज बात करते हैं सेंगर और एडमिन की ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है, सच दैट ये आपके लिए क्लियर हो जाए कि रियल में हो क्या रहा है। तो आपके पास एक प्रोटीन है जिसका कि आपको सीक्वेंस एनालिसिस करना है। आपने वो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया है सेल से। अब वो प्रोटीन, चलो आइसोलेशन ही पे बात कर लेते हैं एक बार छोटी सी। तो प्रोटीन हो सकता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो, या तो सेल ने सिक्रीट कर दी बाहर, या फिर सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो आप लोग सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस करते हो ना सीएसआईआर के लिए कि डिटर्जेंट ऐड किया, एंड डिटर्जेंट ऐड किया तो कौन सी प्रोटीन आइसोलेट होगी, तो वो ही प्रोटीन आइसोलेशन है। अगर रिसेप्टर है, तो अगर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ता है डिटर्जेंट का ताकि वो बाहर आ सके। डिटर्जेंट के बाद के सारे प्रोसेस वही है कि आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा उस जिस भी लाइक लाइसेट होमोजीनेट जो भी है, लाइसेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि लाइसिस नहीं की है, होमोजीनेट जो हमें मिलेगा उसको हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। उसकी टेक्निक्स में नेक्स्ट डे बताऊंगी। और अगर वो सेल के अंदर है तो इस सेल की लाइसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल की लाइसिस के लिए पहली चीज जो बोलते हैं हम, साउंड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं सोनिकेटर। और सोनिकेशन करके हम क्या करते हैं, वॉल तोड़ देते हैं सेल की। अब वो सब तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उससे वॉल टूटी सेल की, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम होल्स क्रिएट करते हैं, मेम्ब्रेन के लिपिड्स को हटा सकते हैं, डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। अगेन जो यूज करते हैं उसमें डिटर्जेंट एक कंपोनेंट होता है। फिर कोशिश करते हैं कि आपकी प्रोटीन जो है इस होल से बाहर आ सके, ठीक है। अगेन हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। फिर पेलेट आएगा, डेब्री होगा पेलेट में, डेब्रीस जो आप लिखते हो उसको डेब्री पढ़ा जाता है, तो डेब्रीस होगा नीचे या फिर डेब्री होगा नीचे। उसके बाद आपके पास सुपरनेटेंट होगा, उसको आप डिफरेंशियली सेंट्रीफ्यूज करते जाओगे जब तक आपको आपकी प्रोटीन वाले कंपोनेंट्स आना शुरू नहीं हो जाते, ठीक है। तो इस सेल के अंदर अलग, मतलब सेल के अंदर होगा तो लाइसिस करनी पड़ेगी, अगर बाहर होगा तो लाइसिस की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ इतना पॉइंट बताना था, इसकी टेक्निकल डिटेल्स मैंने आपको अभी नहीं बताई हैं। आपने आइसोलेट कर दिया अपना प्रोटीन, अब आपको इसका सीक्वेंस नहीं पता है, ठीक है। तो सीक्वेंस पता करके आप मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारे कर सकते हो, मेडिसिनल पर्पज से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और आपको पता भी होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, ताकि आप होमोलॉजी ट्रेस कर सको, इवोल्यूशन ट्रेस कर सको कि ऐसा ही कहीं हो रहा है, कहीं और डिस्कवर किया गया है, तो मेरे पास भी प्रोटीन का सीक्वेंस ये था, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया अपना प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन के बाद बात करेंगे हम, या तो सैंगर सीक्वेंसिंग। मान लीजिए प्रोटीन इंसुलिन था, तो सैंगर ने नेटिव प्रोटीन जो उस टाइम पे आइसोलेट हुए थे उनमें से एक इंसुलिन भी था, तो वो इंसुलिन निकल के आ गया। अब इस इंसुलिन की एन टर्मिनल एनालिसिस कर रहे थे। बेसिकली थॉट ये था कि प्रोटीन एन टू सी टर्मिनस बनती है, तो एन टर्मिनस एनालिसिस करते जाएंगे जिससे कि हमें सीक्वेंस पता चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन सैंगर के साथ ऑपोजिट हो गया, मतलब कुछ अलग हो गया, ऑपोजिट तो क्या ही कहेंगे इसको। तो उनने रिएजेंट लिया FDNB। उनने प्रॉब्लम उनके रिएजेंट में नहीं थी, उन्हें पता था कि FDNB जब रिएक्ट करेगा मेरे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से तो एक DNP डेरिवेटिव बनाएगा। अब इसको DNP क्यों बोल रहे हैं आप कल वाला लेक्चर देखिए, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि HF जो है वो अलग से निकल जाएगा और बचेगा DNB। तो बेंजाइल को फिनाइल भी बोलते हैं, इसीलिए DNB बोलें या DNP बोलें, बात सेम है। तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड नहीं, पूरी पेप्टाइड चेन DNP डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। उनने सोचा था कि मैं DNP डालूंगा, मेरा अमीनो एसिड अटैच होगा, कलर्ड प्रोडक्ट आएगा। अब ये इसको डाउनस्ट्रीम लाइक इसको एनालिसिस कर लेंगे कि ये क्या है। डाउनस्ट्रीम एनालिसिस के लिए क्रोमेटोग्राफी आपको एक टेक्निक बता दी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने मान लो क्रोमेटोग्राफी से एनालाइज कर दिया ये क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग था कि अब DNP डालूंगा, दूसरा अमीनो एसिड अटैच होगा और दूसरे का पता चल जाएगा। लेकिन उनके साथ उनने गलती कहाँ पे की, उनने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस यूज की।
अब एंजाइमेटिक क्लीवेज भी किए उन्होंने, और जो एसिडिक कंडीशंस है स्ट्रॉन्ग, उसको भी यूज़ किया। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन की बात करें तो सीधे में आपका एक डीएनपी डेरिवेटिव बना है, एक लंबी सी टेल समझ लीजिए, यहाँ पे डीएनपी समझ लीजिए। तो बेसिकली पहला अमाइनो एसिड जहाँ जुड़ा था, जैसे ही एसिड पड़ा, एसिड ने उसे तो कट किया ही, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस थी, आपके और भी पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो गई। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिखा के। अब इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर अगर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा एसिड हाइड्रोलिसिस। हमें बेसिकली इन सारे ट्रीटमेंट मेथड के बाद प्रिडिक्ट करना है कि सीक्वेंस क्या होगा। पहली चीज आप जो यहाँ देख रहे हैं वो देखिए कि अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में आएगा, तो वही चीज सैंगर के साथ भी हो रही है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में मिला। लेकिन जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस देखोगे तो उसमें आपको 2 एलानीन दिखेंगे शुरुआत में। अब ये एलानीन 2 तो है, लेकिन अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और आंसर के अकॉर्डिंग एलानीन एक के बाद एक नहीं है। मतलब मुझे 1 के बाद 2 अमाइनो एसिड नहीं पता चल रहा, मुझे 1 के बाद लास्ट वाला अमाइनो एसिड पता चल रहा है। यही शॉर्टकमिंग थी सैंगर सीक्वेंसिंग की, यानी कि सीक्वेंस में अमाइनो एसिड नहीं पता चल रहे थे। बिल्कुल, बेशक अमाइनो एसिड पता चल रहे थे, बट सीक्वेंस में नहीं पता चल रहे थे, तो सीक्वेंसिंग का क्या फायदा। ठीक है, हालांकि ये सीक्वेंसिंग हुई, इसके लिए, इस सीक्वेंसिंग मेथड के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बट शॉर्टकमिंग क्या हो गई कि जैसे ही उनने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, पेप्टाइड बॉन्ड सारे टूट गए, तो डीएनपी अमाइनो एसिड तो अलग हुआ ही हुआ, सारे के सारे अमाइनो एसिड मिक्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल 6 ग्लाइसिन प्रेजेंट हो, तो 6 के 6 ग्लाइसिन एक साथ आ गए, या 3 ग्लाइसिन एक साथ आ गए, 3 ग्लाइसिन एक साथ आ गए। अब ऑर्डर तो नहीं पता चला ना, हमें ऑर्डर पता करना था। उनका भी यही मोटो था कि उन्हें ऑर्डर पता करना था, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, अमीनो एसिड सारे एक मिक्सचर में आ गए। ठीक है, तो अब अगर वो चाहें डीएनपी डालें तो कौन सा अमीनो एसिड उससे जुड़े, सीक्वेंस तो है नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा ऑर्डर क्या है, क्योंकि पूरी चेन लेंथ थोड़े ना है, छोटे छोटे ऐसे टूट गए हैं वो अमीनो एसिड्स में। तो ये उनकी शॉर्टकमिंग्स थी कि सीक्वेंस में एक के बाद एक नहीं पता चल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडमिन की। एडमिन को फायदा कहाँ हुआ आप ये समझेंगे। तो उनने यूज किया था पीआईटीसी, फिनाइल आइसोथियोसाइनेट। अब रिएजेंट की वजह से भी था, लेकिन एक और चॉइस थी। क्या करते हैं ना, जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप डिफरेंट कंडीशंस पे चीज़ें करके देखते हो, जिस पे आपका रिजल्ट आएगा उसको आप ऑप्टिमाइज करोगे, उसको आप स्टैंडर्डाइज करोगे। तो एडमिन, ये कहानी तो हमारे सामने आ गई ना, तो बैकग्राउंड स्टोरी तो एडमिन और सैंगर ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा। तो एडविन ने क्या किया, जैसे ही पीआईटीसी अटैच हुआ एन टर्मिनस से, तो पीआईटीसी क्या करता है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है आपके लास्ट यानी कि एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से। ये जब पीआईटीसी उनने जोड़ा ना पूरी पेप्टाइड चेन के साथ, तो उनने एल्कलाइन कंडीशन दी। जब एल्कलाइन कंडीशन दी तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड से अटैच होता है, यानी कि एक साइक्लिक पीआईटीसी जैसे ही जुड़ेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक डेरिवेटिव बनेगा पीआईटीसी और अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड का। प्लीज माइंड के हाथ को आप समझो कि पूरी चेन लेंथ अभी भी इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है इससे। ठीक है, तो अब ये एक डेरिवेटिव बन गया। अब उन्हें करना क्या था, मतलब बेसिकली एडमिन तो यही चाह रहे थे कि उन्हें सीक्वेंसिंग पता चले, तो उन्हें एल्कलाइन कंडीशंस दी थी इस पूरी रिएक्शन की कैटालिसिस के लिए। तो ये इंटरमीडिएट तो बना, लेकिन ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट था, इसका एक स्टेबल डेरिवेटिव बनता था। अब उसमें उनने क्या किया, उनने माइल्ड लाइक मॉडरेटली एसिडिक कंडीशन दी। मॉडरेट एसिड में उनने HF यूज किया, फ्लोरिक एसिड लाइक हाइड्रोक्सी फ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरो एसिटिक एसिड। मतलब ये HF जब उनने यूज किया तो वो आया माइल्डली स्ट्रॉन्ग कंडीशंस क्रिएट करता था। और आपने देखा था सैंगर के में उनने सीधे HCl यूज कर लिया था, और स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी जिसकी वजह से सारे पेप्टाइड टूट गए। तो इनके केस में क्या हुआ, मैंने बोला ये अभी अनस्टेबल था जब तक एल्कलाइन कंडीशन थी। अब जो है उनने उसको माइल्डली एसिडिक कंडीशन, एसिड ट्रीटमेंट दिया, तो सिर्फ पहला बॉन्ड टूटा, सिर्फ पहला बॉन्ड टूटा, और वो बॉन्ड टूट के ये साइक्लिक इंटरमीडिएट अपना पीटीएच डेरिवेटिव बना लिया जो कि ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन पूरी चेन इंटैक्ट रही। माइल्ड एसिडिक कंडीशंस की वजह से पूरी चेन इंटैक्ट रही और पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूटे। ठीक है, ये कंडीशन स्टैंडर्डाइज की गई होंगी। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि वहां तो पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव हुए थे, एसिड वहां भी था, एसिड यहाँ भी था, वहां स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस थी, यहाँ पे माइल्ड एसिडिक कंडीशन थी, उनने रिएक्शन ऑप्टिमाइज की होगी। इसके साथ साथ टाइम भी एक फैक्टर रहा होगा कि HF का ट्रीटमेंट कितने टाइम तक, कि मेरा
एक बॉन्ड टूटे या मेरा एक सीक्वेंस मिले, तो इसका फायदा क्या हुआ? पीटीएच अमाइनो एसिड सिर्फ एक निकला। अब पूरी चेन लेंथ तो सेम है ना, अमाइनो एसिड और पीटीएच, यानी कि पीटीएच AA1 आ गया, अमाइनो एसिड 1 आ गया, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, 4, 5 जितना भी है पूरा इंटैक्ट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस कर दो, फिर से इस सीक्वेंस में आप पीआईटीसी ऐड कर दो, फिर सारी चीजें होंगी, दूसरा अमाइनो एसिड टूटेगा। सबसे बड़ा फायदा था एडमिन का ये। ठीक है, तो टूटा पेप्टाइड बॉन्ड, टूटा दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने कल के लेक्चर में शायद ये बात मेंशन नहीं की कि पेप्टाइड बॉन्ड ही टूटा, मैंने बोला कि साइक्लिक इंटरमीडिएट टूटा, बिल्कुल नहीं, टूटा पेप्टाइड ही बॉन्ड। मैं भी इस क्वेश्चन के साथ लाइक आई वाज थिंकिंग इट, मैंने दिन भर भी सोचा, अभी भी मैं सोच रही थी, तो फाइनली मैंने पूरे उनके पेपर्स वगैरह पढ़ के देख लिया कि टूटा पेप्टाइड बॉन्ड ही, लेकिन कंडीशंस को ऑप्टिमाइज किया गया। हाइड्रोक्सी जो फ्लोरोएसिटिक एसिड या फिर HF जो दिया गया, अगर ये एसिड का नाम मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज आप एक बार देख लेना। तो वो बस इतना दिमाग में रखने की चीज सिर्फ यह है कि माइल्ड एसिडिक कंडीशंस दी गई, तो एडमिन आए। ठीक है, अब एडमिन का फायदा एक तो ये है कि सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स आपके लेवल पे सिर्फ इतना जानना है आपको, दूसरा सैंपल बहुत कम यूज होता है उसमें। ठीक है, अब एडमिन के साथ अगर फाइनली आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सी सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज करोगे प्रोटीन के लिए, तो आप बोलोगे एडमिन, आप बोलोगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्योंकि एडमिन की ही भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडमिन की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मास स्पेक ने दूर करी। ठीक है, वो समझना मैं समझाऊंगी जब मास स्पेक समझाऊंगी, अभी मैं सिर्फ सैंगर और एडमिन को आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाना चाह रही हूँ और बताना चाह रही हूँ कि लाइक लैब में क्या हुआ होगा, उन्होंने क्या कोशिशें की होंगी, जिसके बाद सैंगर की सैंगर सीक्वेंसिंग आई और एडमिन की एडमिन डिग्रेडेशन मेथड आई, विच इज कंसीडर्ड बेटर, जिसे कि हम कंसीडर करते हैं। अप टू 50 अमाइनो एसिड्स हो जाती है, मैंने बताया, उसके बाद हम प्रोटीएज प्रोटीएज ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को कट करना शुरू करते हैं, इसीलिए हम एंडोपेप्टिडेजेस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, थर्मोलाइसिन, इलास्टेज, ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम बड़े को क्लीव कर रहे हैं तो हम बड़े को क्लीव करने के लिए ना यूज़ कर सके, पता चल सके नहीं, सिर्फ क्लीव करने के लिए यूज़ कर सके, ताकि छोटे मैनेजेबल फॉर्म्स में ले आए। उसके बाद हम एडमिन करेंगे, एडमिन के बाद हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने उसको अटैच करके पूरी सीक्वेंस को कोशिश कर ली कि हमारे पास वो एन टर्मिनस से आ जाए अमाइनो एसिड, उसके बाद और इसी लेवल पे जहाँ पे हम चाहे तो एडमिन करें, चाहे तो सैंगर सीक्वेंसिंग करें, चाहे तो बड़े को तोड़ने के लिए प्रोटीएज ट्रीटमेंट करें, तो एंजाइम ट्रीटमेंट, एसिड हाइड्रोलिसिस और रिएजेंट की वजह से जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी फर्स्ट लेवल पे हो रही हैं। इसके बाद टेक्निक्स आएंगी प्योरिफिकेशन वाली। प्योरीफाई क्यों करना है? क्योंकि सैंगर के केस में तो सारे अमाइनो एसिड्स मिक्स हो गए, सारे मिक्स हो गए तो प्योरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा प्योरीफाई कब कर सकते हैं? जब आप डिनेचुरेशन करते हो, आप सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट पढ़ते हो। जब आप सॉल्टिंग आउट पढ़ते हो तो आप बोलते हो मैंने बहुत सॉल्ट ऐड कर दिया, अब आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो आपकी प्रोटीन में सॉल्ट ऐड है, आप कोशिश करोगे सॉल्ट हटाओ प्रोटीन से, क्योंकि आपकी प्रोटीन डिनेचर हो गई है और आपको फंक्शनल प्रोटीन चाहिए, तो फिर सॉल्ट हटेगा और फिर से रीनेचुरेशन होगा, क्योंकि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे कि प्रोटीन फिर से फोल्ड हो सके। किसका एक्सपेरिमेंट? एनफिंसन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थैंक यू एवरीबडी, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ इम्प्रूवमेंट है आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अच्छा लगा तो भी आप खुल के बता सकते हो, और जो आपको लग रहा हो कि फ्लो मेंटेन है तो आप भी कोशिश करो कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने की, लाइक एक अलग तरीके से पढ़ने की। ज़रूरी नहीं है हमने नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, बट पूरी इन्फॉर्मेशन बननी चाहिए, क्योंकि आप लाइफ साइंसेस को लाइफ साइंसेस की तरह पढ़ते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री अलग, टेक्निक्स अलग, मॉलिक्यूलर अलग, ऐसे थोड़ी ना होता है। पूरा सब कुछ एक जगह चल रहा है तो एक जगह पढ़ते हैं। हाँ, एनिमल के अंदर प्लांट नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो एनिमल के अंदर हो रहा है या फिर जो प्लांट के अंदर हो रहा है सेल के लेवल पे, वो सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो बायोकेमिस्ट्री भी वहीं हो रही है, सेल बायोलॉजी भी वहीं हो रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी वहीं हो रही है, और उसी चीज़ को हमने अडॉप्ट करके तो बाहर लैब में सारी चीज़ें करनी सीखी जो सेल के अंदर हो रहा है। जितनी बेहतरी से आप उसे समझेंगे उतने ही अच्छे से आप मॉलिक्यूलर टेक्निक से कनेक्शन जोड़ पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी, हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलते हैं।